हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि कुंडली में कॉम्प्लेबिलिटी कैसे देखें। जैसे आपके और आपके बच्चों के बीच जो भी संबंध है वो कैसा रहेगा। जैसे आपके और आपके बच्चों के बीच बढ़िया संबंध रहेगा, या फिर बच्चों को आपके द्वारा प्रताड़ित होना पड़ेगा, या आपको बच्चों के द्वारा परेशानी उठानी पड़ेगी। ये चीज़ें कुंडली में कैसे देखी जाती हैं, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखें कि वैसे तो ये विषय बहुत गहरा है। पहले तो ये देखा जाता है कि संतान होगी कि नहीं होगी, उसके बाद फिर संतान तरक्की करेगी कि नहीं करेगी, अन्य कई विषय इसमें होते हैं कि संतान बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं करेगी। वो सब विषयों पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। आज का लेकिन जो विषय है वो है कि म्यूचुअल जो कॉम्प्लिबिलिटी होती है वो कैसे देखा जाए। तो देखें कि इसको देखने के बहुत सीधे साधे से नियम हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं कि किसी भी ग्रह का जब दूसरे ग्रह से हम संबंध देखते हैं तो उसी तरीके से भावेश के संबंध को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चों के लिए देखना है तो कोई भी कुंडली में पंचम भाव का कोई स्वामी बनेगा, और जो पंचम भाव का स्वामी बनेगा वो लग्न के स्वामी से उसकी परस्पर स्थिति कैसी है, पहले तो हम ये देखेंगे। उसके बाद पंचमेश जो लग्न है, लग्न यानी कि जो पहला भाव है, उससे कहाँ पर बैठा है इसको देखेंगे। लग्नेश पंचम भाव से कैसा बैठा है इसको देखेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं संतान से म्यूचुअल संबंध को देखने के लिए। उसके बाद हम D7 में भी देखते हैं कि जैसे कि जो भी संतान है वो D7 में जो म्यूचुअल संबंध है वो कैसा है पहले और पांचवें भाव के स्वामी के बीच। उसी तरीके से दूसरी संतान के लिए पहले और सप्तम भाव के स्वामी के बीच। इसको हम अभी जैसे उदाहरण कुंडली से भी समझेंगे, लेकिन अभी इसको समझिए कि जैसे एक हम उदाहरण मोटा मोटी मान लेते हैं अभी के लिए। अभी कुंडली में बाद में लगाऊंगा, 3 कुंडली है आज मेरे पास दिखाने को। लेकिन इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, मेष लग्न में पहले भाव का स्वामी बनेगा मंगल, और जो आपका पंचम भाव में राशि आएगी वो सिंह राशि आएगी। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो अब हमें इन्हीं दोनों ग्रहों का काम है, हम देखेंगे कि इन दोनों ग्रहों के मध्य कैसा संबंध है। जैसे मान लीजिए कि दोनों ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम गए हैं, यानी कि मंगल से सूर्य पांचवें भाव में बैठा है या मंगल से सूर्य नौवें भाव में बैठा है, तो इसको सबसे अच्छा संबंध माना जाता है। हालांकि युति को भी सबसे अच्छे संबंध में लेते हैं, लेकिन उसमें कोई शुभ ग्रह बने और कोई पाप ग्रह। जैसे इसमें तो दोनों ग्रह पापी ग्रह हैं, लेकिन कोई ऐसी भी कुंडली आएगी, जैसे मान लीजिए कि आप लग्न ले लीजिए, किसी का तुला लग्न है, तुला लग्न में मान लीजिए कि शुक्र लग्नेश बनता है, शनि पंचमेश बनता है। तो जब शनि पंचमेश बनेगा और मान लीजिए कि शनि शुक्र साथ में बैठेंगे, तो थोड़ा सा ये भी सोचिए कि पीड़ित कौन होगा। भले शुक्र शनि में मित्र का संबंध है, तो कहने का मतलब है कि युति में अभी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम संबंधों को समझ लेते हैं। जैसे देखें कि नवम पंचम का संबंध सबसे अच्छा बताया गया है कि लग्नेश से पंचमेश पांचवें बैठा है या फिर वो नौवें बैठ जा करके बैठा है, ये सबसे अच्छा संबंध है। उसके बाद आता है कि जो संबंध है वो मान लीजिए कि समसप्तक बन जाए, यानी कि दोनों ग्रह आमने सामने बैठे हैं, ये भी ठीक ठाक संबंध माना जाता है। उसके बाद आता है कि दोनों ग्रह 4-10 बैठे हों, तो ठीक है। मान लीजिए बच्चा आपका दूर चला गया पढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, लेकिन कोई ऐसी इसमें विशेष परेशानी नहीं है। 3-11 का संबंध होता है कि जो लग्नेश है उससे पंचमेश तीसरे बैठा है या फिर वो 11 में बैठा है, यही स्थिति बनेगी। आप चाहे जिधर से भी देख लें, या तो लग्नेश तीसरे आएगा या फिर लग्नेश 11 में आएगा, तो 3-11 का इसको बोलते हैं। इसमें भी ये होता है कि संतान से मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कोई बहुत भावनात्मक लगाव हो जाए, ये सारी चीज़ें जो इंटीमेसी जिसको बोलते हैं कि एहसास है, सहानुभूति है, एक दूसरे की फिक्र है, प्रेम है, जो इमोशन थोड़ा सा उसमें आता है, ये चीज़ें इसमें कम रहती हैं। लेकिन इसमें ये रहता है कि बच्चा तरक्की करने चला गया, दूर रहता है, आपको पैसे वैसे दे देता है, तो ये चीज़ें देखी जाती है। ये 2-12 में खास कर आती है, 3-11 में भी कुछ ऐसा है, लेकिन 2-12 का संबंध मान लीजिए कि यदि कुंडली में बनता है कि मान लीजिए कि आपका पंचमेश आपसे दूसरे बैठा है, तो आपके लिए तो वो लाभदायक हो जाएगा, लेकिन जो 12वें बैठा है यानी कि आप उससे 12वें बैठे हैं, उसके लिए आप कोई बहुत बेनिफिट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। तो ये भी होता है, लेकिन 2-12 का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको थोड़ा पैसे दे देगा। मान लीजिए कि आपका, अभी इस पे भी बात करेंगे कि कौन कहाँ गया। जैसे कि ये जो हम बात करते हैं कि
नवम पंचम का संबंध है, तो लग्नेश से पंचमेश नवम बैठा है या पंचमेश से लग्नेश नवम बैठा है, इसमें भी काफ़ी इसके भी फलित में बहुत ज़्यादा वो आ जाता है। जैसे अभी हम 2/12 के संबंध में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि लग्नेश से पंचमेश दूसरे बैठा है, तो ये होगा कि आपकी संतान आपके धन में और जो असेट है वो उसमें वृद्धि करेगी, अच्छा रोल निभाएगी। लेकिन मान लीजिए कि यही कि आपकी संतान आपसे 12 में बैठी है, यानी कि आप अपने संतान के एसेट में वृद्धि कर रहे हैं, उसके लिए आप लाभदायी हैं, लेकिन आपकी संतान आपके लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं कर पा रही है। तो जो हम बोल देते हैं कि 2/12 का संबंध है, उसको भी तोड़ के देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस भाव में है उससे। तो ये 2/12 का संबंध हो गया। और जो सबसे आखिरी में आता है वो 6ठे 8वें का संबंध आता है, जिसको सबसे ज़्यादा बुरा बताया गया है। वैसे संबंधों के बारे में मैंने अपने एक अंतर्दशा वाला वीडियो है उसमें अच्छे से बात की है कि संबंध को कैसे देखा जाए, तोड़ तोड़ के कैसे देखा जाए, तो आप उससे भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इसको कैसे देखा जाता है। आज मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं दूंगा कि कैसे परस्पर स्थिति है, इसको आप जानते हैं। अब देखें कि जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि लग्न का स्वामी पंचम भाव से कैसा बैठा है, यानी कि आप अपनी संतान भाव से कहाँ पर जाकर के बैठे हैं। मान लीजिए कि लग्नेश संतान भाव को देख रहा है, तो इसका मतलब कि आप अपने बच्चे से, जो भी आपके बच्चे हैं उनसे आपकी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि लग्नेश जहाँ देखता है वहाँ से वो कुछ प्राप्ति की ओर देखता है। या मान लीजिए कि लग्नेश पंचम में बैठा है, तो आपकी उम्मीद आपके बच्चों से कुछ ज़्यादा ही हो सकता है कि बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर जाके बली हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, अन्य भी इसमें टॉपिक आता है। लेकिन देखें कि पंचम भाव से भी आप उसी तरीके से गिनेंगे कि लग्नेश का 5वें भाव से कैसी स्थिति है, वो 6ठे 8वें तो नहीं गया है। उसी तरीके से पंचमेश को भी आप लग्न से देखेंगे। मान लीजिए कि आप 2-3 सिनेरियो पे बात कर लेते हैं कि जो भी आपका पंचमेश बनता है कुंडली का, वो लग्न से भी मान लीजिए 6ठे भाव में गया और लग्नेश से वो 8वें भाव में चला गया, तो ये अच्छा नहीं है। जब दोनों से खराब आ जाए तो उसको बहुत हम बुरे कैटेगरी में देखेंगे। अच्छा, इसके बीच फर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका पंचमेश आपके लग्नेश से तो 5वें गया है, लेकिन लग्न से वो 6ठे भाव में गया है। ये कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, मेष लग्न में मंगल दूसरे भाव में बैठा है और जो आपका सूर्य है वो 6ठे भाव में बैठा है, यानी कि मंगल से सूर्य जो है वो 5वें भाव में आया, लेकिन लग्न से जो आपका संतान भाव का स्वामी है सूर्य, वो 6ठे भाव में आ गया। तो इसको हम फलित में इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो देखिए कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझे। वैसे इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर तो आता है। थोड़ा अंतर ये आता है कि वो जैसे लग्नेश क्या रिप्रेजेंट करता है, लग्न और लग्नेश में, इसमें मेरा एक वीडियो भी है, लेकिन इसकी फिलॉसफी अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो लग्नेश व्यक्ति के शरीर को रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि लग्नेश और पंचमेश में नवम पंचम का संबंध है, तो आपके द्वारा आपके बच्चे के साथ आपकी मित्रता अच्छी है, घुलन मिलनसार है, विचारों में कोई बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है, ऐसा हम कहेंगे कि प्रेम व्यवहार आदि चीज़ें हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो ग्रह अगर इसका उल्टा हो जाए कि लग्नेश से वो 6ठे जा कर के बैठा है और पंचम भाव से या लग्न भाव से वो अच्छे भाव में गया है, यानी कि मान लीजिए कि वो पंचमेश जो है वो लग्न से 9वें भाव में चला गया, लेकिन जहाँ से लग्नेश बैठा है वहाँ से काउंट करने पे वो 6ठे जा रहा है, 8वें जा रहा है। तो इसका मतलब कि संतान जो भी करेगी उससे आपका भला होगा। आप दोनों के मध्य कोई ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप उतने प्रगाढ़ ना रहे हो, बच्चा अपना कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कर रहा है आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा, आपको पैसे भिजवाएगा, आपके वो भले के लिए करेगा और वो चीज़ आपको मिलती रहेगी। तो इसमें बस यही अंतर आता है कि जब हम शारीरिक रूप से किसी से जुड़ते हैं तो लग्नेश से वो ग्रह, ये विवाह में भी देखा जाता है कि वो ग्रह अच्छी स्थिति में जाता है, और जब मान लीजिए कि हमारे भाव से कोई ग्रह अच्छी स्थिति में आता है तो वो हमें वो चीज़ प्राप्ति हो रही होती है, वो चीज़ हमें मिल रही होती है, हम उसके लिए भले एफर्ट करें ना करें। जैसे मान लीजिए कि लग्न को गुरु देख रहा है तो व्यक्ति स्वतः ही उसको ज्ञान मिल रहा है, अर्जित हो रहा है, लेकिन लग्नेश के साथ गुरु बैठा है तो इसका मतलब कि अब व्यक्ति ज्ञान की ओर जा रहा है, कोशिश कर रहा है उसकी प्राप्ति के लिए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। खैर, हम अपने विषय पर रहते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा मैंने, मुझे लग रहा है कि अपने ही बता दिया है, मतलब गहरे में चले गए हैं, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से देखिएगा। जो इंटरप्रिटेशन होती है ज्योतिष में, सबसे ज़्यादा महत्व फलित का होता है। कहने का मतलब है कि आपके क्लाइंट को या जिनको भी आप बता रहे हैं उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि लग्नेश कहाँ बैठा है, पंचमेश के साथ कैसी स्थिति में, उसको बस इससे मतलब है कि इसका फल क्या हुआ, कहेंगे क्या। तो इसलिए उसकी फ़िलॉसफी को अगर आप बढ़िया से समझ गए तो आप बढ़िया से फलित कर पाएंगे।
खैर देखें कि इसको मैं अगर सम अप करूँ तो सबसे पहले आपको देखना है कि लग्नेश जो है होता है उससे पंचमेश कहाँ पर बैठा है। फिर उसी पंचमेश को आपको लग्न से देखना है। यदि दोनों से अच्छा आ जाए, मान लीजिए कि लग्न से जो आपका पंचमेश बनता है वो चौथे है और लग्नेश से वो जो पंचमेश बनता है वो नवम पंचम का संबंध है, तो ये बहुत अच्छा है। जो भी अच्छे संबंध मैंने बताए। और उसी तरीके से मान लीजिए कि आपका यदि लग्न से वो पंचमेश छठे आठवें चला गया और लग्नेश से भी वो 12वें चला गया या फिर वो छठे आठवें चला गया, तो ये अच्छा संबंध नहीं है। अमूमन चार्ट में इतनी सिविरिटी नहीं मिलेगी कि दोनों तरफ से अच्छा हो जाए। अमूमन ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए लग्नेश से तो पंचमेश अच्छा बैठा है लेकिन लग्न से पंचमेश अच्छा नहीं बैठा है, तो उसको जो मैंने अभी बताया कि उसका अंतर कैसे किया जाता है, आप उसको उस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब देखें कि अब हम कुछ उदाहरण कुंडली पे बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसको देखा कैसे जाता है। देखें कि जैसे आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, इनका मेष लग्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्नेश से पंचमेश की स्थिति कैसी है। तो लग्नेश इनका मंगल जो बनता है वो नवम भाव में बैठा है और जो पंचमेश है वो आपका सूर्य बनता है, वो जो कि आकर के लग्न में बैठा है। अच्छा देखिए कि एक बात जो और बतानी रह गई थी कि ये सारा गुणा गणित, ये मतलब मैं थोड़ा सा जंप कर दिया हूँ। कहने मतलब पहले हम ये देखते हैं चार्ट में कि संतान होगी कि नहीं होगी, तो इसको मतलब इस पे बहुत सी वीडियो अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी सामान्यता हो जाती है कि प्रॉमिस संतान में है कि नहीं है। और बहुत अमूमन कम ही लोग होते हैं, मतलब आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया, IVM है, बहुत चीज़ है कि हो ही जाती है संतान। तो यदि उसको भी उस पर भी हम किसी दिन वीडियो में बात कर लेंगे कि संतान होने में दिक्कत है या नहीं हो रही है, वो कैसे देखा जाए। लेकिन आज का ये अगला स्टेप है, तो इसको देखें कि सबसे पहले तो अब हम संतान होने के बाद उसके संबंध पे बात कर रहे हैं कि संतान से आपका रिलेशन कैसा रहेगा। तो जो पंचमेश बनता है वो सूर्य लग्न में आकर के बैठा है। तो लग्न में यदि पंचमेश आकर के बैठा है, इसका तो एक फल ये होगा कि बच्चा जो है वो आपसे उसकी उम्मीदें रहेंगी, लेकिन वो वहाँ आकर के बली होकर के बैठा है। कोई ऐसा पिटा हुआ नहीं बैठा है कि वो पापी ग्रहों से पीड़ित है, नीच का है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि लग्न में ही पंचमेश आकर के नीच हो जाए, तो यानी कि आपके बच्चों को आपसे बहुत उम्मीद है, वो किसी लाचारी स्थिति में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो आपका लग्नेश बनता है वो मंगल नवम में बैठा है, यानी कि सूर्य से दोनों में नवम पंचम का संबंध है। और जो आपका सूर्य है वो भी लग्न से भी लग्न में आकर के बैठा है। तो कमोबेश दोनों स्थिति से, यानी कि लग्न से और लग्नेश से सूर्य की स्थिति अच्छी है, नवम पंचम ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही गहरा और बढ़िया संबंध हुआ। दोनों पाप ग्रह हैं तो अपने समय में दोनों बली थे। ये चार्ट हमारे एक रिलेटिव का है और उसमें हुआ क्या कि मतलब ये दरोगा थे अपने समय में। इसमें सप्तमांश कुंडली में नहीं लगा सकता क्योंकि जन्म समय में थोड़ी अशुद्धि है। और इनका जो मतलब लड़का हुआ वो कह लीजिए कि एक SDM की पोस्ट में है। तो जो सूर्य मंगल का इफेक्ट आ रहा है कि बाप अगर दरोगा थे तो वो लड़का SDM हुआ, कोई ऐसा कोई किसी से कम नहीं रहा। लेकिन दोनों में संबंध बहुत अच्छा था, इन्होंने ही मतलब उसकी तैयारी करवाई, बताया, पूरा मार्गदर्शन कराया। आज भी कभी वो मिलते हैं तो पिताजी का जरूर नाम लेंगे। तो ये वाला सीन रहा इसमें। अब देखें कि अब हम दूसरे उदाहरण पर बात करते हैं। इस कुंडली में देखें कि इसमें जैसे कुंभ लग्न है तो शनि इनका लग्नेश बना, शनि लग्न में ही है। और अगर आप देखेंगे जो पंचमेश बनता है वो बुध बनता है, तो बुध दूसरे भाव में है, यानी कि दोनों ग्रहों के बीच 2-12 का संबंध है। बुध एक तो लग्न से दूसरे भाव में बैठा है और लग्नेश से भी दूसरे भाव में बैठा है। तो पंचमेश की स्थिति लग्नेश से तो अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लग्नेश की स्थिति है पंचमेश से, चूंकि वो 12वें है तो उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और यही चंद्रमा से अगर हम देखेंगे, क्योंकि चंद्र कुंडली को भी एक बार शामिल कर लेना चाहिए। जैसे कि 2-3-4 फैक्टर होते हैं किसी भी चीज़ को देखने का, उस सबका असर पड़ता है। जैसे अगर हम संतान का विचार करें तो लग्न से, चंद्रमा से, कालपुरुष की 5वीं राशि, गुरु से पंचम भाव, ये सारे फैक्टर पर विचार किया जाता है। तो ऐसे देखें कि अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो वो बुध का लग्न है, वहाँ से भी मतलब चंद्रमा जो है इनका वो कन्या राशि में है। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी आप पाएंगे कि बुध जो है वो लग्नेश बना और जो शनि है वो पंचमेश बना, यानी कि उसमें भी 2-12 का ही संबंध आ रहा है। यानी कि ना तो लग्न से 2-12 का संबंध हटा, ना तो चंद्रमा से हटा, तो यानी कि 2-12 बहुत ही प्रगाढ़ संबंध इसमें आ गया। अब देखें कि इसमें हुआ क्या। तो जैसे ये मतलब यहाँ से ये फॉरेन में रहते थे, वहीं पे काम वाम किए
उसके बाद ये वापस आ गए, लेकिन चूंकि संतान वहीं पढ़ी बढ़ी तो हुआ क्या कि मतलब ये इंडिया लौट आए हैं, लेकिन वो वहीं काम कर रही है। तो इनको यही इनका प्रश्न था कि मतलब म्यूचुअल संबंध उतने उस तरह से नहीं थे कि बुलाने पे वो आ जाए। पैसे वैसे बच्चा भेजता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि संतान इनके साथ रहे, तो वो बस नहीं हो पा रहा है। तो इसमें समस्या यही थी। बाकी अगर इनका हम सप्तमांश कुंडली देखें तो बच्चों के बीच संबंध उसमें ठीक आया, और ऐसा कोई बहुत, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बस वो दूर रह रहा है क्योंकि उसकी भी अपनी फैमिली है भाई। अब आप वहाँ से ये चले आए तो वो अब यहाँ आना नहीं चाह रहा है। तो ये सीन था। सप्तमांश कुंडली में भी जरूर देख लेना चाहिए। जैसे मतलब मैं संतान की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी संतान, कई बार ये होता है कि पहली से नहीं बन रही है, दूसरी से नहीं बन रही है। तो सप्तमांश कुंडली का पंचम भाव पहली संतान, सातवां भाव दूसरी और नौवां भाव तीसरी। मतलब आज के ज़माने में अब 3 से ज़्यादा, वैसे ही 2 से ज़्यादा कोई नहीं जाता है। तो एक मोटा माटी बता दिया गया है कि मतलब आप दो दो भाव बढ़ते चले तो उसको देख सकते हैं। इनका सप्तमांश देखें तो कर्क लग्न बनेगा, और जो चंद्रमा बैठा है लग्न में वो, और जो मंगल बैठा है वो पंचम में बैठा है, तो नवम पंचम का संबंध आ गया। लेकिन चूंकि शुरुआत में कुंडली में 2-12 का संबंध था तो वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब आप सप्तमांश देखने से लग्न कुंडली को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सप्तमांश सिर्फ एक एडिशनल आपका सपोर्ट है। कहने का मतलब है कि कोई उसमें ऐसा नहीं कि लग्न कुंडली को वो पलट देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, इसका असर जरूर आएगा। कहने का मतलब ये बच्चे से मिलने जाते हैं, वहाँ पर वो इनको रखता है खूब ठाट बाट से, लेकिन ये कहते हैं कि वापस आ जाओ, वो वापस आने को तैयार नहीं है। तो 2-12 का संबंध उस कुंडली में इस तरीके से काम कर रहा था। अब देखिए कि अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें कि चीज़ें बहुत बेहतर नहीं रहीं। उसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। देखें कि जैसे ये धनु लग्न की कुंडली है, इसमें लग्नेश आपका लग्न में ही बैठा है और वो पंचम भाव को देख रहा है। अगर हम शुरू में देखेंगे, जो मैंने किया था कि शुरू में बहुत पहले ये चार्ट मेरे पास आया था, तो मैंने देखा तो अच्छा तो लग रहा है, ठीक तो है। एक शुभ ग्रह है जो पंचम भाव को देख रहा है। संतान का कारक गुरु बली है, लग्न में है, अपने दिग्बल के करीब है, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप पंचमेश को देखेंगे और उसका लग्नेश से संबंध देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग में घंटी बजेगी। देखें कि अगर पंचमेश मंगल को देखेंगे तो वो 8वें भाव में गया है। उसके बाद फिर वो मंगल केतु से पीड़ित है, यानी कि 1 डिग्री से कम का गैप है। उसको भी छोड़िए, क्योंकि आज हम संबंधों की बात कर रहे थे। ये पीड़ित क्या होगा, बच्चा पीड़ित होगा कि आपको करेगा, और बाकी चीज़ें हैं वही आज हम इस पर बात कर रहे हैं। बाकी बच्चे को कोई परेशानी होगी, रोग होगा, वो सब तो हम पंचम भाव में कैसे ग्रह हैं उस पर हम किसी और दिन हम वीडियो में बात कर लेंगे। तो आज देखिए कि जो लग्नेश बना, यानी कि जो गुरु बना, उससे जो मंगल है वो 8वें भाव में गया, और लग्न से भी मंगल 8वें भाव में गया। तो दोनों तरफ से 6ठे 8वें का संबंध आ गया। ऊपर से ये मंगल पीड़ित भी है। तो ये एक मैनेजर साहब का चार्ट है, ये मुंबई में मैनेजर है बैंक के। और उसमें हुआ क्या कि ये बच्चा जो है, ये अपनी जब टीनेज में गया इनका बच्चा, तो उसमें उसको एडिक्शन हो गया, क्योंकि ये युति कर्क राशि में है, 8वें भाव में है। तो शराब में धुत रहना, नशे में रहना, और ये बताते थे कि 2-2 3-3 दिन अपने फ्रेंडों के साथ रहता है, घर पे नहीं आता है, आता है तो गाली गलौज करता है, मारता पीटता है। तो थोड़ा सा वो मंगल केतु का थोड़ा प्रभाव आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा अफ्लिक्शन थी। एक ही संतान है इनकी, लेकिन वो इस तरीके से था। हाँ, लेकिन क्योंकि गुरु बलि था तो इनके घर में बाकी जो बच्चे हैं उनसे इनका तालमेल बढ़िया है, लेकिन अपनी संतान के लिए इनको कष्ट हुआ। तो वही है कि कारक बलि है। अब देखेंगे यदि हम सप्तमांश कुंडली देखें तो सप्तमांश कुंडली में भी आप अगर देखेंगे तो जो आपका लग्न है उसमें ही मंगल केतु आया। यानी कि याद कीजिए कि जब नवमांश कुंडली में हमने बात की थी कि किसी, जब हम जीव देख रहे हो उसमें किसी कुंडली में संवेदनशील भाव में लग्न में ही 2 पापी आ जाए, और वही जो हमें लग्न कुंडली में मंगल केतु मिल रहा था, सप्तमांश कुंडली में वही कंटिन्यूटी में आया। तो इसका मतलब कि वो जो अफ्लिक्शन था, यानी कि वो जो पीड़ा थी, ग्रह ने छोड़ी नहीं है, वो अंत तक उसको लेकर के आया है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कर गया इनको। इस वजह से वो संबंध मतलब कि कोई किसी तरह से भी ठीक नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। कुछ एक उपाय मैंने बताए हैं, लेकिन अभी की स्थिति है कि वो मतलब डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं। कुछ दिन वो खुद पे काबू रखता है, लेकिन जब वो छूटता है तो फिर वो पूरे हाथ से बच्चा ही निकल जाता है। आप बल्कि उसमें चंद्र कुंडली से भी देखेंगे तो भी कोई बहुत अच्छा आपको संबंध नहीं मिलेगा। तो
चंद्र कुंडली से भी बढ़िया नहीं आया, फिर लग्न से भी बढ़िया नहीं आया, इस वजह से ये दिक्कत रही। तो कुल मिलाकर के आज हमने 3 चार्ट पे बात की, लेकिन देखिए कि हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें और भी देखी जाती है। जैसे आज हमने संबंध की बात करी, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये हमने सीधा सीधा जंप कर लिया है दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप लेकिन ये होता है कि संतान होगी कि नहीं होगी, पहले ये तो देख लो। जैसे कुछ लोग हमेशा ये करने लगते हैं, मैं भी शुरू शुरू में करने लगा, दशा दशा से विवाह निकालो, कब होगा आपका विवाह। अरे भाई पहले कुंडली में देख लो विवाह के योग हैं कि नहीं है। जैसे जॉब निकालने लगे, जॉब के योग तो होने चाहिए, तो पहले संतान का आप योग देख लें, संतान को कोई कष्ट तो नहीं है, बाकी चीज़ें जो देखा जाता है शुरू शुरू में आप उसको देख लें, फिर संबंधों की बात करें, क्योंकि संबंध तब अच्छे या बुरे होंगे जब संतान होगी। और देखिए कि इसमें क्या क्या देखना है, तो सिर्फ एक आधार पे नहीं देखना है। जैसे हमने लग्न कुंडली से देखा संबंध आपस में कैसे हैं, चंद्र कुंडली से देखा, इसमें गुरु से भी देखा जाता है, उसके बाद सप्तमांश कुंडली से भी देखा जाता है कि सप्तमांश कुंडली के लग्नेश और पंचमेश कैसे हैं। यदि दूसरी संतान का देखना है तो सप्तमांश कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश कैसे हैं, तीसरी का लग्नेश और नवमेश कैसे हैं सप्तमांश कुंडली में। तो इस तरीके से आपको इसको देखना चाहिए। और इसके बाद भी जैसे कि जो आपका लग्न कुंडली का पंचमेश है और जो लग्न कुंडली का लग्नेश है, वो दोनों की स्थिति सप्तमांश कुंडली में कैसी है, इसको भी देखा जाता है। क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा हो जाता तो इसलिए इसको मैंने सब उदाहरण में कवर नहीं किया है। लेकिन ये जब आप लगाएंगे तो आपको एक तरीके से कई नियम ज्योतिष में एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कभी कोई एक नियम कारगर नहीं होता है। आपने जब 3-4 फैक्टर से चेक किया और सब में एक बात अगर कॉमन आई कि आपने सप्तमांश से देखा तो भी सप्तमांश के लग्नेश पंचमेश अच्छे नहीं बैठे हैं, लगन कुंडली से लग्नेश पंचमेश अच्छे नहीं बैठे हैं, लग्नेश पंचमेश जो लगन कुंडली के हैं वो सप्तमांश कुंडली में भी उनकी पोजीशन सही नहीं है, छठे आठवें हैं, चंद्रमा से भी ऐसे है, तो आप निश्चित ही कह सकते हैं कि भैया आपकी संतान से आपकी बनने वाली नहीं है। आप अपना बुढ़ापे में कुछ अपनी अलग कोई एक्टिविटी ढूंढ लें, कुछ अलग करें, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखना, तो आप ऐसे करके बता सकते हैं। तो ये तो आज बात हमने संबंध की है कि आपका आपके बच्चे से कैसा संबंध रहेगा। इसको आप अपनी कुंडलियों पे भी लगाइएगा, अगर लगता है रिजल्ट आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये लग रहा है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।